नमस्कार। नमस्कार। लगभग 6 महीने थोड़ा आराम से, मस्ती से रहने के बाद अब आपके ऊपर फिर तनाव से शुरू हो गए हैं। ये तनाव कोरोना नाम की के जीव के हैं या वायरस के हैं, अगर आप बहुत साइंटिफिक भाषा में जाना चाहें। और उसकी वजह से अब एक नए जो वेरिएंट है ओमिक्रॉन, उसके बाद एक अलग-सी स्थिति हो गई है। फिर वही भागम-भाग की स्थिति, फिर वही तनाव की स्थिति और फिर वही जो जिसे कहते हैं कि बहुत ज़्यादा हमें सतर्क रहने की स्थिति। यूँ कभी-कभी तो ऐसा लगता है कि ये तनाव भी हमने मतलब अपने आप में आमंत्रित किया है, और आमंत्रित इसलिए क्योंकि हम लोग अपनी जो सतर्कता थी वो लगभग भूल गए थे। खूब पार्टी होने लगी थी, खूब मस्ती होने लगी थी, खूब बढ़िया दिवाली हुई और उसके बाद 25 दिसंबर भी ठीक-ठाक निपटा ली गई, लेकिन अब नए साल पर एक नई आफ़त है ओमिक्रॉन की। और ओमिक्रॉन तो एक तरफ बढ़ रहा है, कोरोना का जो आंकड़े हैं वो दूसरी तरफ बढ़ने लगे। दिल्ली में बुरी तरीके से इसका विस्तार हो रहा है, आस-पास पंजाब, हरियाणा में भी हो चुका है, उत्तर प्रदेश में जहाँ चुनाव होने हैं, वहाँ पर भी इसका विस्तार शुरू हो चुका है। ऐसी स्थिति में ये जो तनाव है, ये जो मुश्किल है, इसको कैसे निपटें? मुझे लगता है कि इस मामले में डॉक्टर जुगल किशोर से बात करने से हमें 2 फ़ायदे होते हैं। एक, जो असलियत होती है वो सामने आती है, और दूसरा, वो आपको पॉज़िटिव रास्ते बताते हैं। आपने हमें पहले भी बहुत राहत दी है, पिछले 2 साल से राहत देने का आप काम लगातार करते रहे हैं। अब ये जो नया ओमिक्रॉन आ गया है, पहले तो ये है क्या? असल में एक अभी मुझे लग रहा है कि अभी लोगों को यही नहीं समझ में आ रहा है, ओमिक्रॉन कोरोना का ही एक रूप है, सब जानते हैं है, लेकिन जिस तरीके से आंकड़े आ रहे हैं, वो कोई कोरोना अलग बताते हैं, ओमिक्रॉन अलग बताते हैं। है क्या ये चीज़? और फिर उसके बाद हम जानना चाहेंगे कि असलियत में इस पे हमें कैसे सतर्क रहना चाहिए? जी, डॉक्टर साहब, पहले तो आपका स्वागत और नवोदय टाइम्स पंजाब केसरी को समय देने के लिए। और फिर अब मैं ये जानना चाहूँगा कि ये ओमिक्रॉन के बारे में थोड़ा स्पष्ट कर दीजिए, क्योंकि मुझे लगता है कि अभी भी लोग बहुत साफ नहीं हैं उसको लेकर के। वो स्पष्ट कर दीजिए, फिर आगे बात शुरू करते हैं हम लोग। जी, धन्यवाद। आप हमेशा अच्छे-अच्छे शब्द हमारे लिए बोलते हैं। और रही बात कोरोना की, तो ये एक बहुत सारे वायरसेस हमारे एनवायरनमेंट में हैं। करीब ये अगर देखें तो कोरोना वायरिडी ग्रुप जो है उसमें 2% ऐसे वायरसेस होते हैं कोरोना के ही, जो हेल्दी हैं और ह्यूमन के लिए काफ़ी हेल्दी होते हैं। लेकिन इसमें कुछ सब ग्रुप्स हैं, जैसे अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा, इस तरह के हैं। उसमें बीटा जो ग्रुप है उसके वायरसेस थोड़े से बैट या रोडेंट से आए हैं। तो हम इस पे पहले भी काफ़ी चर्चा कर चुके हैं कि ये जब ह्यूमन बीइंग का वाइल्ड एनिमल्स के साथ में संपर्क होता है तो पॉसिबली एक नया वायरस निकल सकता है और निकल जाता है, और यही हुआ कि इस बार भी एक नया वायरस निकल के आया और ये वुहान सिटी से आया। तो जो कोरोना वायरस है, इसकी स्ट्रक्चर सबने देखी होगी कि गोला टाइप में है, उसके ऊपर स्पाइक्स हैं, उसके ऊपर जैसे नकुले कांटे से होते हैं उस तरह के हैं। अब ये जो स्पाइक प्रोटीन जिसे कहते हैं, वो हमारे सेल के ऊपर जाकर चिपकते हैं और उसके अंदर घुसते हैं। तो अंदर जो उसके अंदर आरएनए वायरस होता है, आरएनए का जीनोम होता है, वो हमारे न्यूक्लियस के अंदर जाकर और फिर मल्टीप्लाई करता है। तो यूजली इसका ये प्रक्रिया होती है मल्टीप्लाई करने की। अब क्या हुआ कि स्पाइक प्रोटीन जब वो चिपकता है तो स्टार्टिंग में जब आया, उसने हो सकता है कि हमारे चाइनीज भाइयों के ऊपर इन्फेक्शन जो फैला, उसके बाद में जब दूसरे देशों में गया तो हर देश में डिफरेंट इन्वायरमेंट है, उसको अडॉप्ट करने के लिए ये अपना स्वरूप चेंज करता है। तो ज़्यादातर स्पाइक जो प्रोटीन है उसमें चेंजेस आते हैं। तो जितने मल्टीप्लाई होगा ये, उतना ही चांसेस है, जैसे हमारे बच्चे हैं तो हमारे जैसे नहीं होंगे, वो डिफरेंट होंगे थोड़े से। तो जितने बच्चे होंगे उतने थोड़े डिफरेंट होंगे, कुछ ज़्यादा डिफरेंट हो जाते हैं। तो वही है कि इसके अंदर जितना मल्टीप्लिकेशन होगा, स्पाइक प्रोटीन में म्यूटेशंस होते हैं और वही म्यूटेशन
अगर कुछ ज्यादा तादाद में हो जाए तब वो एक नया नाम के काबिल हो जाता है। और ये डब्ल्यूएचओ ये काम करता है कि इसको एक नया नाम दिया जाए, उसके ऊपर डिपेंड करता है कि वायरस कितना चेंज हुआ। तो इसमें कई क्राइटेरिया होते हैं चेंज होने के, कि जैसे उसकी ट्रांसमिसिबिलिटी, जो ट्रांसमिशन होता है वायरस, उसमें कुछ चेंज आया, या फिर उसकी जो इन्फेक्टिविटी है वो बढ़ गई या कम हुई, या फिर उसकी सीवियरिटी चेंज हुई, सीवियरिटी और बढ़ गई, क्लिनिकल प्रेजेंटेशन उसका डिफरेंट हो गया, या फिर ये हो सकता है कि जो इम्यूनिटी उसके अगेंस्ट में बनी थी वो डिफरेंट हो गई या उसको वो सरपास कर पाया। तो जब वायरस के अंदर कुछ खूबियां नई पैदा होती हैं तब हम उसे एक नया नाम दे देते हैं। तो हमारा ये शुरू हुआ अल्फा से, फिर जीटा, ईटा, ये बहुत सारे ऐसे वेरिएंट ऑलरेडी सर्कुलेट करें, 50 से ज्यादा ऐसे सर्कुलेट हैं जो बहुत ही कंसर्न है डब्ल्यूएचओ के। तो ये ओमिक्रॉन एक उसी का ही नया नाम दिया गया जिसमें चेंजेस आए, कुछ ज्यादा चेंज आए इसके अंदर, और वो चेंजेस करीब 50 के करीब म्यूटेशन इसमें पाए गए। तो वो नया जो वायरस कोरोना का बना उसको हम ओमिक्रॉन के नाम से दिया। ओमिक्रॉन एक्चुअली इसका नाम पढ़ना चाहिए था म्यू, लेकिन म्यू, न्यू एंड XIZ ये तीन इन्होंने ओमिट किए डब्ल्यूएचओ ने, जान के कि अगर इनका म्यू, न्यू या जी हुआ तो ये सीधा चाइनीज के नाम हो जाएगा, तो फिर चाइनीज के ऊपर आएगा कि ये शायद चाइना से निकल के आया, और ये हुआ है साउथ अफ्रीका में। तो इसलिए उन्होंने इन तीनों को छोड़कर, ग्रीक वर्ड होते हैं अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा, ये न्यूमेरिकल जो जैसे होता है 1 2 3 4, उसी तरह से ग्रीक के वर्ड्स हैं। तो ये ओमिक्रॉन एक वो डिजिग्नेशन है और कुछ नहीं। वाह! ये इतिहास और ये जो रोचक तरीके से आपको बताने के लिए आभार आपका। लेकिन अब इस ओमिक्रॉन को लेकर के कई तरीके की बातें चल रही हैं। एक बात ये है कि इसमें बहुत हड़बड़ी नहीं होनी चाहिए इसके बूस्टर को लेकर के, या और इसकी मेडिकल जो ज़रूरतें हैं उसको लेकर के। ये कितना गंभीर है, और कुछ लोग तो इसे अच्छा बता रहे हैं, कुछ डॉक्टर्स इसे अच्छा बता रहे हैं, कह रहे हैं ये आपकी सेहत के लिए फ़ायदेमंद है। तो आपकी नज़र में क्या है? ये सचमुच आपको क्या लगता है कि ये फ़ायदेमंद है? तो फ़ायदेमंद है तो इसका दिल खोल के स्वागत करना चाहिए हम लोगों को। एक्चुअली ये जो ये शायद मैंने ही आपको बताया था कि इसमें रिसेंटली एक रिपोर्ट आई है, कल ही हमने उसको पढ़ा। तो जो साउथ अफ्रीका से इसका शुरुआत हुई, तो वहां पर इसके बारे में स्टडी चल रही थी और उन्होंने देखा कि इसमें क्या चेंजेस आए, और वहीं पर था कि नंबर ऑफ केसेस बहुत तेजी से बढ़े। उस तेजी से बढ़ने के बाद में ही डब्ल्यूएचओ को ये ख्याल आया कि नहीं, इसमें ट्रांसमिशन बहुत ज़्यादा है लेकिन क्लिनिकल सिम्टम्स कम है, और ये इम्यूनिटी को भी सरपास करता है, या क्योंकि इम्यूनिटी को इतना जल्दी पता करना बहुत मुश्किल है, तो उन्होंने इमीडिएटली डर के ये नाम ऐसा दिया कि नया वेरिएंट है। बट अच्छी बात यह है कि ये सब क्लिनिकल ज़्यादा है और क्लिनिकल केसेस बहुत कम है, माइल्ड नेचर है, तो ये एक अच्छी बात है। दूसरा ये उन्होंने देखा जितना इन्फेक्शन वहाँ पर हुए, वहाँ की पॉपुलेशन के अंदर इम्यूनिटी ज़्यादा अच्छी हुई और डेथ्स कम हो गई। तो अफ्रीका के अंदर, साउथ अफ्रीका के अंदर अभी जो रिपोर्ट आई है, कल रिपोर्ट हमने वो प्रिंटेड वर्जन आ जाता है, तो उन्होंने शो किया कि इट एक्ट्स लाइक ए वैक्सीन। वैक्सीन भी क्या करती है, हमारे जो हम वैक्सीन लेते हैं वो हम उसको इनएक्टिवेट कर देते हैं वायरस को, या फिर हम उसका एक पार्ट ले लेते हैं और वो हमारे शरीर में जाती है और वहां पर फिर वो इम्यून सिस्टम क्रिएट करती है। कहना चाहिए आर्टिफिशियल इन्फेक्शन क्रिएट करती है बॉडी के अंदर, और फिर हमारी एंटीबॉडीज बनती हैं। तो ये जो ओमिक्रॉन है वो भी उसी तरह से मतलब कि एक्ट कर रहा है कि इन्फेक्शन तो माइल्ड हो रहा है, ट्रांसमिशन ज्यादा हो रहा है, और पूरी की पूरी इम्यूनिटी आपकी क्रिएट करता है बॉडी के अंदर जाकर। तो ये तो वैक्सीन की तरह हो गया। तो इसलिए आप इससे डर क्यों रहे, बल्कि इसको तो स्वागत करना चाहिए और आपको फायदा ही होगा। तो मैंने ये देखा कि एक्चुअली अगर आप और दूसरे देशों में जहां जहां ये फैल रहा है वहां पर इम्यून सिस्टम अच्छा हो रहा है,
तो इसलिए, और डेथ्स नहीं हो रही है। अल्टीमेटली हमारे अंदर डेथ्स नहीं होनी चाहिए। खांसी जुकाम तो हमारे हर देश में, या कहना चाहिए सर्दियों के दिनों में सभी को हो जाता है, तो घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। तो इसलिए मैं ये मानता हूं कि ओमिक्रॉन को हमें स्वागत ही करना चाहिए और इससे डरना नहीं चाहिए। जी, जैसा कि आपके बारे में प्रसिद्ध है कि आप कुछ ना कुछ ऐसी अच्छी बात बताते हैं जो थोड़ी राहत देती है, और आपने वो राहत हमें दे ही दी। लेकिन क्या वजह है कि अभी इसकी हड़बड़ाहट, और खास तौर से मैं डब्ल्यूएचओ को लेकर के उसकी हड़बड़ाहट, क्योंकि हर तीसरे दिन उनका बयान बदल जाता है, डॉक्टर टेड्रस का और बाकी और लोगों का वहाँ पर। वो जो मतलब क्या वो कन्फ्यूज़न में है, या इतनी बड़ी संस्था के लिए मैं इस तरह की बात कर रहा हूँ जो मेरे हक में नहीं है, हक में इन द सेंस मुझे शायद कहना नहीं चाहिए, लेकिन जो बयान आते हैं वो ज़रूर ऐसा कि लगता है कि शायद कि वो बहुत कन्फ्यूज़न में है, कभी कुछ होती है, 3 दिन बाद फिर साइंटिफिकली कुछ बदलते गए हैं, और अब तो एक तरीके से पूरे विश्व में होड़ चल गई है कि साहब बूस्टर दे दीजिए। इसकी ज़रूरत अगर नहीं है तो क्यों अभी से बूस्टर दिया जाए, जबकि देश में ऑलरेडी हर्ड इम्यूनिटी हो चुकी है, और अभी फिर अगर हो चुकी है तो फिर एक सवाल ये भी उठता है, जो मेरी बात को कंट्राडिक्ट करता है, फिर कोरोना के मामले कैसे बढ़ रहे हैं? इस पर आपका क्या कहना है? बिल्कुल, मैं इस तरह से समझाऊंगा कि हमारे देश में ज्यादातर लोगों को इन्फेक्शन हुआ, तो ये देखा गया जो फर्स्ट वेव में इन्फेक्शन हुआ उनको सेकेंड वेव में इन्फेक्शन नहीं हुआ, मतलब कि अल्फा से हुए तो डेल्टा से इन्फेक्शन नहीं हुआ। तो कुछ हद तक ये फ्यूचर जो वेरिएंट है उनको प्रोटेक्ट करता है। जिन लोगों को डेल्टा हुआ मोस्ट प्रॉब्ली उनको ओमिक्रॉन नहीं होगा। तो जो नेचुरल इन्फेक्शन होता है वो काफ़ी अच्छी इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है। उसी को देखते हुए हमारी वैक्सीन बनी थी कि वैक्सीन अगर लग जाएगी तो हमारे को प्रोटेक्शन मिलेगा, लेकिन हमने ये पाया कि वैक्सीन हमारे को इन्फेक्शन से नहीं रोकती, लेकिन वो सिवियरिटी को रोक लेती है। मतलब कि यह है कि जो लोग वैक्सीनेटेड हैं उनके अंदर डेथ्स कम हुई और उनके अंदर सिवियरिटी कम हुई। तो एटलीस्ट ये मान के चलते हैं कि जो कंपोनेंट हम वैक्सीन के लिए ले रहे हैं वायरस का, वो एटलीस्ट इतनी इम्यूनिटी बनाता है कि वो सिवियरिटी को कम करता है। तो दोनों ही केस में एक वैक्सीनेटेड और नेचुरल इन्फेक्शन से हमारे को इम्यूनिटी मिल रही है। अब बात ये आती है कि क्या हुआ कि जब हमने जो वैक्सीन लगी हुई है लोगों को डेल्टा में भी इन्फेक्शन हुआ और ओमिक्रॉन के अंदर भी इन्फेक्शन होगा, क्योंकि ये ऑलरेडी अप्रूव्ड हो चुका है कि ये वैक्सीन हमारे को प्रोटेक्शन नहीं देती, इन्फेक्शन के प्रोटेक्शन नहीं देती। इन्फेक्शन आपको हो सकता है। हमारे देश में अच्छी बात यह है कि लोगों को ज़्यादातर जब ये सेकेंड वेव आई, हमारे बहुत कम लोगों ने वैक्सीन लगवाया था। कहना चाहिए हमारे मार्च के बाद में वैक्सीन लगना शुरू हुआ है, और जब सेकेंड वेव पूरी पीक पर थी तब लोगों को ख्याल आया कि हमारे को वैक्सीन लगवाना चाहिए। तो वैक्सीन हमारा एक्चुअली अगस्त के बाद में ज़्यादा तेजी से बढ़ा। तो ये कहेंगे कि नेचुरल इन्फेक्शन हमारे देश के अंदर बहुत सारे लोगों को हुआ है। तो अब फ्यूचर जो कोरोना वायरस आएगा या कोई भी वेरिएंट आएगा वो उसको इन्फेक्ट नहीं कर पाएगा। अभी जो इन्फेक्शन हो रहा है लोगों को, या तो वो वैक्सीनेटेड है या फिर ऐसे हैं जिनको इन्फेक्शन हुआ ही नहीं। तो वो बहुत कम लोग बच गए थे। अगर हम दिल्ली का एग्जाम्पल लें, मैं और दूसरे जगह का इसलिए नहीं ले पाऊंगा क्योंकि हमारे पास में सीरो सर्वेलेंस की रिपोर्ट नहीं है। दिल्ली के हमारे पास में चौथी सीरो सर्वेलेंस की रिपोर्ट है, जिसके अंदर दिल्ली गवर्नमेंट के मौलाना आजाद मेडिकल कॉलेज ने सर्वे किया था और ये पाया था कि कम से कम 97% लोगों के अंदर पॉजिटिव मिला है, मतलब कि उनके अंदर एंटीबॉडीज मिले हैं। और मजे की बात यह कि बच्चों के अंदर भी 90% बच्चे थे जिनके अंदर सीरो पॉजिटिविटी मिली। तो हम ये कह रहे थे कि बच्चों को सावधान रखना चाहिए और घरों में हमने बंद करके रखा, असली में उनको भी इन्फेक्शन हो गया। और 97 अगर उनके हमारे लोगों के अंदर ऑलरेडी एंटीबॉडीज हैं तो बहुत कम ऐसे लोग बचे जिनके अंदर इन्फेक्शन नहीं हुआ। या तो वो इम्यूनिटी हमारी वैक्सीन से आई या नेचुरल इन्फेक्शन से आई। तो इसलिए अब ये कहें कि बूस्टर क्या इफेक्ट करेगा। आप बूस्टर उसी वैक्सीन का देंगे। अब वैक्सीन के जब हम देते हैं तो एंटीबॉडी जो बनते हैं वो हमारी सरफेस एंटीजन के अगेंस्ट बन रहे हैं। अगर हम कोविशील्ड या फाइजर की बात करें, कोविशील्ड हमारे देश में ज्यादा लगा है, 80% से ज्यादा कोविशील्ड लगा है, तो वो सरफेस एंटीजन के अगेंस्ट में एंटीबॉडीज बनाएगा।
जो सरफेस एंटीजन है वो ओमिक्रॉन में बदल गया, मतलब कि जो हमारी स्पाइक है वो तो चेंज हो गए। अब जब वायरस का जो अटैचमेंट है वो चेंज हो गया, तो हमारी जो एंटीबॉडीज हैं वो उसको कैसे प्रोटेक्ट करेंगे? वैक्सीन अगर हम देंगे तो वो प्रोटेक्ट कर ही नहीं सकते। तो इसीलिए वैक्सीन अगर बूस्टर हमें देते हैं, इससे हमारे को कोई बेनिफिट नहीं होने वाला। थोड़ा बहुत बेनिफिट मिलेगा, जो कि कहेंगे कि भाई जिन लोगों को इन्फेक्शन अभी तक नहीं हुआ है उनको थोड़ा प्रोटेक्शन मिलेगा, अदरवाइज कोई फायदा नहीं है। हमारी जो कोवैक्सीन है दैट इज मच बेटर, बिकॉज इट इज मेड बाय, या ये जो कोवैक्सीन बनी है ये पूरे वायरस के इनएक्टिवेट होने के बाद बनी है। तो वायरस के बहुत सारे कंपोनेंट होते हैं, उन सबके अगेंस्ट में एंटीबॉडीज या बी सेल या इम्यूनिटी बनी है, तो वो ज्यादा अच्छी हमारे इम्यूनिटी बनी है एज कंपेयर टू अगर हम सिर्फ सरफेस एंटीजन के लिए एंटीबॉडीज बनाए जो वैक्सीन के अंदर है। तो इसलिए बूस्टर जिसकी हम बात करें उसका कोई फायदा नहीं होने वाला। जी, लेकिन ये केसेस आप क्या बहुत सिग्निफिकेंट नहीं मानते हैं, 400-500 केसेस आना, या ये कि ये वही केसेस हैं जिनको लोगों को नहीं हुआ था और वो अब हो गया है, जबकि या ये कि वो हर्ड इम्यूनिटी के भी दायरे में नहीं आ पाए थे, ऐसा है? क्या मान रहे हैं आप? तीनों बातें आपकी सही हो सकती हैं कि ऐसे लोग जिनको इन्फेक्शन पहले नहीं हुआ था वो हो सकते हैं, या हर्ड इम्यूनिटी के मतलब कि दायरे में नहीं आए तभी वो इनको इन्फेक्शन हुआ, या फिर वो वैक्सीन वाले हैं सिर्फ जिनको वैक्सीन ही लगा था उनको इन्फेक्शन हो सकता है। और ये जो अगर मैं 15 दिन का देखूं, ओमिक्रॉन हमारे यहाँ पर 15 दिन से ज्यादा हो गए केसेस हो रहे हैं, जो रफ्तार इसके इन्फेक्शन फैलने की है उसके हिसाब से आज लाखों की संख्या में होने चाहिए थे। बिल्कुल सही। इस तरह से 10 टाइम्स मतलब कि 5 टाइम्स सीवियरिटी है, वो इन्फेक्टिव ट्रांसमिसिबिलिटी है इसकी, है उसकी से दौड़ने वाला, तेजी से फैलने वाला। और जिस तरह से हमारे यहाँ पर माहौल बना हुआ है, लोग मार्केट में जा रहे हैं, मेट्रो में, हर जगह हर तरह की इन्होंने एक्टिविटी की है, और इसका इंक्यूबेशन पीरियड भी अब पहले जितना नहीं है, छोटा है। तो इस टाइम तक हमारे हिसाब से ओमिक्रॉन से बहुत सारे केस ऑलरेडी होंगे सोसाइटी के अंदर, लेकिन हमने कम पकड़े, एक तो ये हो सकता है, या फिर जो हम बात कर रहे हैं कि ऑलरेडी इम्यून है इसलिए बहुत कम केसेस हैं। तो इसके लिए बिल्कुल घबराने की जरूरत है। जितने भी पॉजिटिव हुए हैं वो कोई भी ऐसा नहीं है कि जो हॉस्पिटल में जाके एडमिट हुआ हो। तो मेरा कहने का सिर्फ यही तात्पर्य है कि इसके लिए इतना बड़ा पैनिक ना क्रिएट किया जाए। नहीं, पैनिक तो कई तरीके से क्रिएशन हो चुका है, जो बार-बार डिफरेंट बयान आपके बिरादरी के लोगों के आते हैं, उससे हो जाता है, और बाकी बचा-कुचा सरकारें कर देती हैं हमारे यहाँ, हमारे देश में। तो अच्छा, सरकारों के साथ दिक्कत ये है कि ना करें तो उनके ऊपर आरोप ये होता है कि साहब अनदेखी की जा रही है, और करें तो फिर ये होता है कि साहब सही हो रहा है कि गलत हो रहा है, ये भी तय नहीं है। अच्छा, अगर मान लीजिए ओमिक्रॉन हो भी जाता है किसी को, या कोई और, क्योंकि आपके हिसाब से ओमिक्रॉन एक ऐसा वायरस है जो डेल्टा के ऊपर एक अच्छी जगह ले लेता है, अच्छी विद इन कोट अच्छी जगह ले लेता है, जो आपको फायदा ही करता है। और अगर हो भी जाता है तो आपको कितनी सावधानी बरतनी चाहिए? क्या आपको सीधे अस्पताल, डॉक्टर के चक्कर लगाने चाहिए, या ये कि सामान्य तौर पर जैसे कि हम लोग उसमें करते हैं खांसी जुकाम वगैरह में, वो जो दवाएं सामान ली जाती है वो ले करके और फिर चुपचाप बैठे और थोड़ी जितना परहेज कर सकते करें? क्या कहना है आपका? बिल्कुल, आप एक पहले आपने कमेंट किया था उसके बारे में भी मैं बोलना चाहूंगा, इससे पहले कि मैं इसके बारे में बात करूं। अनफॉर्चुनेटली हमारे देश में नहीं बल्कि पूरे वर्ल्ड में कोविड ने ऐसे एक्सपर्ट को क्रिएट कर दिया है कि जिनको पब्लिक हेल्थ और एपिडेमियोलॉजी का कुछ नहीं पता, और वो जंप करते हैं क्योंकि उनको शायद हो सकता है कि पब्लिसिटी चाहिए या अपने आप को ये साबित करना कि हम डॉक्टर हैं। लेकिन देखो, मैं कार्डियो सर्जन नहीं हो सकता, मैं न्यूरोलॉजिस्ट नहीं हो सकता, है ना, मुझे बोलना भी नहीं चाहिए। लेकिन जो सब्जेक्ट जिसका है उसको अगर आप पूछते हैं, गवर्नमेंट को भी यही करना चाहिए सबको कि जो जिसका सब्जेक्ट है उसके बारे में बात करें तो अच्छा है। हमारा सब्जेक्ट पब्लिक हेल्थ का है, तो पब्लिक हेल्थ के इश्यूज, एपिडेमियोलॉजी के इशू हम अच्छे से एड्रेस कर सकते हैं। रही बात यह कि जो अगर माइनर
इलनेस होती है आपको, जैसे ओमिक्रॉन का किसी को भी, ओमिक्रॉन तो एक्चुअली जब तक सीक्वेंसिंग आप नहीं करेंगे तब तक पता ही नहीं चलेगा, जीन सीक्वेंसिंग करना पड़ेगा। तो जो पॉजिटिविटी आएगी वो आरटी-पीसीआर की पॉजिटिविटी आएगी। आपको खांसी जुकाम है, आपको डर है कि नहीं मुझे ओमिक्रॉन तो नहीं है, आप गए आरटी-पीसीआर आपने कराया, असली में वो पॉजिटिव निकलेगा क्योंकि कोरोना इन्फेक्शन है आपको। अब ये सोचे कि ओमिक्रॉन है, उसके लिए जीन सीक्वेंसिंग करना होगा, वो गवर्नमेंट सबका नहीं कर रही है और आपके हमारे बस की नहीं है कि हम जीन सीक्वेंसिंग कराएं। तो ओमिक्रॉन है या नहीं है, ट्रीटमेंट वही है कि आपको गरारे करने हैं गर्म पानी के, आपको डोलो लेनी है अगर बुखार होता है, आपको आराम करना है, इधर उधर दौड़ना नहीं है, इधर उधर थूकना नहीं है। जब भी आपको कोई भी बीमारी होती है घर पे आराम करना है, यही एक आपको करना है और विद इन 2-3 डेज, मे बी मैक्सिमम 5 डेज यू विल बी ओके। तो इसके लिए अगर आपने कहा कि ओमिक्रॉन है तो घबरा जाएगा इंसान, और फिर जैसे आप हॉस्पिटल गए तो हॉस्पिटल में फिर आप तरह तरह के टेस्ट होंगे, तरह तरह की चीजें होंगी, वो तो फिर मैं कुछ नहीं कह सकता उसके बारे में। अब आपने तो सभी सवालों का जवाब जो मेरे मन में आगे भी हो रहे थे उसे इसमें रख दिया कि चुपचाप आराम से रहिए, कुछ हो जाए तो भगवान का नाम लीजिए, अच्छे से रहिए, खूब मस्ती से कीजिए और थोड़ी सतर्कता बरतते रहिए। मेरे ख्याल से यही ज़्यादा अच्छा रहेगा और उसमें कोई बहुत पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। एक सवाल और उठता है, ख़ास तौर से जिन राज्यों में मैं अक्सर पहले भी आपसे बातचीत में कई बार होने लगा था, क्या मैं पूछ रहा था कि जब वैक्सीन लगाई जाए या रफ्तार को लेकर के, इधर तो मुझे लगता है कि वैक्सीन की रफ्तार भी लोगों ने खास तौर से 6 महीने में कम कर दी, क्योंकि उनको संकट, हमारे भारत में तो सबसे बढ़िया ये होता है ना कि अरे मेरे ऊपर अब नहीं आ रहा है तो मैं क्यों खामखा वैक्सीन लगवाऊँ। अब उसको लगवाने की, जो कोरोना की वैक्सीन है उसको लगवाने की कितनी ज़रूरत है, एक सवाल ये। और बूस्टर के बारे में तो कह ही दिया आपने कि अभी बहुत आवश्यकता नहीं है। तो आपको क्या लगता है कि ये लगवाई जानी चाहिए वैक्सीन, एक? और दूसरा ये कि जिन राज्यों में चुनाव होने हैं, वहाँ किस तरीके की सतर्कता बरती जानी चाहिए? ये क्वेश्चन आपने बहुत बड़ा क्वेश्चन पूछ लिया और इस तरह का जवाब देना थोड़ा सा मुश्किल होता है, लेकिन मैं यही कहना चाहूँगा। कल मैंने बहुत अच्छे से पूरे ट्रेंड को देखा कि कहाँ पर इन्फेक्शन बढ़ रहा है, उनके अंदर कितने किन किन देशों में वैक्सीनेशन का कवरेज कितना अच्छा था। तो कुल मिला के ये ध्यान में मुझे मैं इतना ज़रूर कह सकता हूँ कि वैक्सीन को अगर जितना हम बढ़ाते हैं तो उससे इन्फेक्शन कम नहीं होता, इन्फेक्शन की दर हमेशा बढ़ती रही, लेकिन उसमें मॉर्टेलिटी कम हो गई। मतलब कि उन देशों में जहां पर वैक्सीनेशन बहुत अच्छा है, मॉर्टेलिटी कम हो गई। एक दो देश हैं जहां पर प्रॉब्लम हुई, लेकिन ज़्यादातर ये है। तो बेस्ट ये है कि अगर आपको नेचुरल इन्फेक्शन नहीं हुआ है तो वैक्सीन लगवा लीजिए। और अब ओमिक्रॉन आ गया है तो ओमिक्रॉन तो आप लगवाए ना लगवाए ये होने वाला है आपको, है ना। आप बाहर जाओगे इन्फेक्शन हो जाएगा। अगर नहीं हुआ है तो वैक्सीन लगवाने में कोई हर्ज नहीं है, क्योंकि वैक्सीन और ओमिक्रॉन बराबर ही है। तो बेस्ट ये रहेगा कि आप अपने से वैक्सीन लगवा लें तो ठीक है, नहीं तो ओमिक्रॉन आपकी पूर्ति कर देगा, तो आपको इन्फेक्शन से जो इम्यूनिटी मिलनी चाहिए वो मिल जाएगी। तो मैं यही कहूँगा कि जिस राज्य में कम अभी परसेंटेज है और इन्फेक्शन अभी नहीं फैला है, तो हम वैक्सीन से पूरा कर सकते हैं जिससे कि मोर्टेलिटी कम हो जाए। ये इतना मैं चाहूँगा कि मोर्टेलिटी डेफिनेटली कम होनी चाहिए। पर एक और बात मैं कहना चाहूँगा कि जब इन्फेक्शन सोसाइटी या कम्युनिटी के अंदर होता है तो ये नहीं कि ओमिक्रॉन ही होगा, उसके साथ में और दूसरे वेरिएंट भी सर्कुलेट होते हैं और वो सर्कुलेट हो रहे होंगे। जब हमारा सर्दी होती है, लोग आपस में एक दूसरे से मिलते हैं और भीड़ में आते हैं, तो उसमें हर तरह का इन्फेक्शन होता है। ये जरूरी नहीं है कि उसके अंदर कोरोना ही हो, साथ में मीजल्स है और रेस्पिरेटरी फ्लूज है, ये सारे होते हैं इन्फेक्शन। हम उम्मीद करते हैं कि ओमिक्रॉन हम लोगों में किसी के लिए आतंक नहीं बनेगा और अगर सामान्य तरीके से जो सुरक्षात्मक रवैये हम लोग अपनाते रहे हैं, दूरी का, हाथ धोने का, मास्क लगाने का, वो करते रहेंगे, तो इस बार डेल्टा की तरीके से हमारे अड़ोसी-पड़ोसी, भाई-बंधुत्व को जो दिक्कतें हुई हैं, जो बिछोड़ना हुआ है, वो नहीं होगा और सामान्य तरीके से इसको लिया जाए, एक सावधानी बरती जाए और सावधान रह कर के हम लोग काम करें अपना, तो कोई
ओमिक्रॉन से नुकसान नहीं है और आप ये मान ही रहे हैं कि ओमिक्रॉन तो एक तरीके से हमारे लिए वरदान, मतलब अगर ब्लेसिंग इन डिसगाइज़, वरदान ना कहें तो ब्लेसिंग इन डिसगाइज़ ज़रूर कह सकते हैं, की तरीके से है और उससे कोई नुकसान नहीं होगा, बल्कि हमारे अंदर भीतर एक जो है, एक और तरीके का कवच बनता रहेगा। ये जो जो पहले हम लोग जैसे पिछले दिनों काफ़ी हम लोगों ने काढ़ा पीना और हल्दी पानी पीना, ये सिलसिला फिर चलता रहना चाहिए या इसमें कोई दिक्कत नहीं है? एक्चुअली जितने भी हमारे आयुर्वेदिक या यूनानी या सिद्धा के प्रिपरेशन है, वो एंटी वायरल, एंटी इन्फ्लेमेटरी और जो ड्रग्स इनको कहते हैं, एंटीबायोटिक की तरह काम करते हैं। वो एक्चुअली इम्यूनो मॉड्यूलेटर है। कोई एग्जैक्टली ये नहीं है कि वो वायरस को जाके किल करेगा, इम्यून को इम्प्रूव करता है। तो उस केस में यही है कि हमारे को इम्यून सिस्टम तो अच्छा रखना है और वो अच्छा खाना आप खाएं, साथ में अगर आप काढ़ा ले रहे हैं तो उसमें कोई हर्ज नहीं है, लेकिन बहुत ज़्यादा उसी पे निर्भर रहे और आप ये सोचें कि इसको हम दवाई की तरह इस्तेमाल करेंगे, वो मुझे नहीं लगता ठीक बात है। बेस्ट तो वही है कि आपको अच्छा खाना खाना है, अच्छी नींद लेनी है, अपने आप को साफ सुथरा रखना है और जो ये अप्रोप्रिएट बिहेवियर है ये रहने चाहिए, तो वही सबसे अच्छा होगा। बहुत-बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपका, और फिर आपसे जब अच्छी और सलाह लेनी होगी तो फिर आपके पास आएँगे। नवोदय टाइम्स पंजाब केसरी से बात करने के लिए बहुत आभार आपका। थैंक यू सर। थैंक यू।